नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बरेली उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी सैली के साथ बरेली के फतेहगंज थाना क्षेत्र के माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना मकान था जिसके निचले तल पर उनकी सोना चांदी की ज्वेलरी की दुकान थी। ऊपरी तल पर उसका निवास था। सौरभ का नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर खिरका गांव में रहता था। वो काम करके रोजाना अपने घर चला जाता था। 3 मई की सुबह 9 बजे विनोद सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को कई आवाज लगाई, लेकिन ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि रोजाना उसकी आवाज सुनते ही सौरभ बाहर झांकता और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबियां नीचे फेंक देता था। दुकान के बराबर से ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी, जिसमें आगे की ओर चैनल लगा हुआ था और उसके पीछे शटर और चैनल दोनों हमेशा अंदर से बंद रहते थे। शटर को थोड़ा खुला देखकर विनोद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सौरभ अगर सामने की दुकान पर चाय पीने भी जाता था तो शटर लॉक करके जाता था। विनोद ने सौरभ के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। उसने संदेह वाली बात पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते प्रथम तल से होते हुए जब दूसरे तल पर पहुंचा तो सौरभ को हाथ पैर बंधे हुए पड़े पाया। उसे उस हालत में देखकर ही लग रहा था कि वो जीवित नहीं है। विनोद घबराकर उल्टे पैर वापस लौट आया। नीचे आकर उसने पड़ोसी को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर जरा सी देर में पास पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। पुलिस चौकी पास ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना पुलिस चौकी में दे दी। चौकी से बिना देर किए ये सूचना थाना फतेहगंज को दे दी गई। 15 मिनट में ही थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसका शव बेड पर पड़ा था। उसकी कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर भी घाव था। लग रहा था जैसे गोली कनपट्टी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकली हो। गर्दन पर किसी तेज धारदार चीज से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब हत्यारे सौरभ को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में बरेली के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ और सीओ मीरगंज मनोज कुमार पांडे भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ वहां पहुंच गए। एक्सपर्ट की टीम घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने में लग गई। टीम द्वारा अपना काम कर लिए जाने के बाद अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। करीब 20 गज के प्लॉट में बने उस मकान के प्रथम तल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवान पड़ा था। यहीं पर सौरभ की दुकान का लॉकर था, जिसमें वो ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे जाने वाले गहने और पैसे रखता था। दूसरे तल पर बना कमरा सौरभ का बेडरूम था, जबकि तीसरे व अंतिम तल पर टॉयलेट था। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई थी वो काफी कम जगह में बना था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहां एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा लग रहा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सारा सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल खाली था। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे। कमरे में टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। सौरभ का गला शायद उसी कांच से काटा गया था। सीढ़ियों पर चाबी के कई गुच्छे पड़े मिले थे। इस बीच सूचना पाकर बरेली से सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी व अन्य घर वाले आ गए। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि 2 मई को सौरभ अकेला था। उसकी पत्नी सैली 2 मई की सुबह नोएडा चली गई थी। उस दिन शुक्रवार होने की वजह से बाजार की साप्ताहिकी छुट्टी थी। सुबह पत्नी को ट्रेन में बैठाने के बाद सौरभ अपनी नानी की अंत्येष्टि में बछड़ा गया था। उसकी नानी की मौत भी 2 मई की सुबह हुई थी। नानी के अंतिम संस्कार में वो गया तो था, लेकिन घर वालों के रोकने के बावजूद जल्दी चला आया था। घटना स्थल के मुआयने और पूछताछ के बाद ये नतीजा निकला कि इस घटना को पुख्ता योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। हत्यारों को ये बात अच्छी तरह पता थी कि सौरभ घर पर अकेला है और उसकी पत्नी सैली बाहर गई हुई है, इसलिए घटना को अंजाम देने के लिए 2 मई की रात चुनी गई।
हालात बता रहे थे कि घर के अंदर दाखिल होने वालों को सौरभ अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहर से घर के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक अंदर मौजूद शख्स ताला ना खोले। बाहर से ताला खोलना किसी भी तरह संभव नहीं था। सीढ़ियों के पास शटर लगा था जिसमें अंदर से ताला पड़ा हुआ था। फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक दरवाजा था, वो भी अंदर से बंद रहता था। अगर किसी ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया होता तो निशान जरूर मिलते। दरवाजों पर लगी कुंडियां सही सलामत थी। इसका मतलब था कि सौरभ ने ही अपने किसी परिचित को देखकर दरवाजे खोले होंगे और उसे ऊपर ले गया होगा। रात 9 बजे सौरभ ने विनोद को फोन करके बुलाया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो आ नहीं सका था। इसके बाद ही किसी समय सौरभ की हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने गहन जांच पड़ताल करने के बाद करीब 1 बजे सौरभ के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली स्थित मोर्चरी भेज दिया। मौके पर मिले सौरभ के मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। घटना स्थल से पुलिस ने 2 बुलेट भी बरामद किए। उधर सौरभ की पत्नी शैली को पति की मौत की खबर मिली तो वो देर शाम दिल्ली से वापस आ गई। सौरभ के पिता सुनील रस्तोगी की लिखित तहरीर पर इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने सौरभ के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि घटना वाली रात उसने अंतिम कॉल अपनी पत्नी शैली को ही की थी। उससे पहले उसने 9 बजे विनोद से बात की थी। इन दोनों कॉल से पहले सौरभ की बात एक अनजान नंबर पर भी हुई थी। उस नंबर पर उस दिन भी और उसके पहले दिन भी कई बार देर तक बातें की गई थी। इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने उस नंबर के बारे में विनोद से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो नंबर बरेली के थाना बहेड़ी के अंतर्गत आने वाले गांव जुआ जवाहरपुर की रहने वाली पूजा शर्मा का था। विनोद उसके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि सौरभ ने उसे भेजकर कई बार पूजा का मोबाइल रिचार्ज कराया था। इससे पुलिस को यह मामला अवैध संबंधों का लगा। पुलिस ने पूजा के घर पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिली। पता चला कि वो 19 अप्रैल को अपने प्रेमी राकेश गंगवार के साथ भाग गई थी। राकेश पड़ोस के गांव मोहम्मदपुर का रहने वाला था। राकेश और पूजा का एक साथ भागना और पूजा का सौरभ से बार बार बात करना इस बात की ओर इशारा करता था कि उन दोनों ने ही मिलकर सौरभ की हत्या करके लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए मुखबिरों को लगा दिया। 7 मई की दोपहर को एक मुखबिर से इंस्पेक्टर देवेश सिंह को सूचना मिली कि पूजा अपने प्रेमी राकेश के साथ इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। ये खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत वहां जाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारा सच उगल दिया। पूजा थाना बहेड़ी क्षेत्र के गांव जुआ जवाहरपुर निवासी रामवीर की बेटी थी। रामवीर खेती किसानी का काम करता था। उसका अपनी पत्नी कमला से अक्सर वाद विवाद होता रहता था, जो कभी कभार भयंकर रूप अख्तियार कर लेता था। वाद विवाद का कारण था कमला का महत्वाकांक्षी होना। उसे अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारना नहीं आता था। उसके हाथ में जितना पैसा आता था वो घर की जिम्मेदारियों के बजाय फिजूल के कामों में खर्च कर देती थी। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद कमला को बन संवर कर रहना पसंद था। इसी वजह से उसके खर्चे ज्यादा बढ़े हुए थे। उसकी फिजूल खर्ची को लेकर पति पत्नी में प्राय रोज झगड़ा होता था। इन सबसे तंग आकर रामवीर ने कमला को तलाक दे दिया। तलाक के बाद वो अपने बच्चों के साथ अपने मायके बरेली के ही गांव मोहम्मदपुर आ गई। लेकिन जवान बेटी को घर में बैठे देख कुछ ही दिनों में माँ बाप को चिंता होने लगी। उन्होंने किसी तरह दौड़ भाग करके उसकी शादी जुआ जवाहरपुर के सेवानिवृत्त फौजी भूपराम शर्मा से कर दी। भूपराम सेवानिवृत्त के बाद अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करते थे। शादी के बाद कमला बच्चों के साथ अपनी इस ससुराल में रहने लगी। समय के साथ कमला की बेटी पूजा जवान हो गई। वो बरेली के विशाल कन्या डिग्री कॉलेज से बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। पूजा अपनी मां कमला से इसलिए नाराज रहती थी क्योंकि उसने दूसरा विवाह कर लिया था। इसी बात को लेकर मां बेटी में अक्सर झगड़ा हो जाता था। पूजा भी अपनी मां पर गई थी। उसके भी काफी ऊंचे ख्वाब थे जिन्हें पूरा करने के लिए वो सही गलत के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहती थी। ऐसी बातों में उसका दिमाग भी काफी तेज दौड़ता था। पूजा अपनी ननिहाल मोहम्मदपुर जाती रहती थी। एक दिन वहीं पर उसकी मुलाकात राकेश कुमार गंगवार से हुई। राकेश के पिता होरीलाल भी किसान थे। उसकी 2 बड़ी बहनों का विवाह हो चुका था। राकेश उन दिनों बरेली कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। इसके अलावा वो पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। राकेश की पूजा की ननिहाल में आना जाना था।
दोनों ने बीए के फॉर्म भी साथ साथ भरे थे। पूजा के ननिहाल में रहते राकेश का आना जाना बढ़ गया था। जब भी वो आता उसकी नजरें पूजा पर ही टिकी रहती थी। पूजा ना समझ तो थी नहीं कि उसकी नजरों को नहीं पढ़ पाती। वो उसके दिल की बात खूब समझती थी। मोहब्बत का बीज जब दोनों ओर अंकुरित हो जाए तो एक दूसरे के करीब आने में वक्त नहीं लगता। धीरे धीरे पूजा राकेश से खुलती चली गई। वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। इसके बाद दोनों छिप छिपाकर एक दूसरे से मिलने लगे। जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का सपना लिए दोनों ने जल्दी ही अपने बीच की सारी दूरियां भी मिटा ली। राकेश और पूजा जहां प्यार के रास्ते पर बेफिक्र होकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वहीं उन दोनों के प्यार की बात गांव वालों से छिपी ना रह सकी। जल्द ही इस बारे में दोनों के घर वालों को भी पता चल गया। राकेश और पूजा के प्यार के किस्से सुन सुनकर दोनों के परिजन तंग आ गए थे। इसी के मद्देनजर राकेश के घर वालों ने उसका रिश्ता बरेली के नवाबगंज कस्बे के एक संभ्रांत परिवार में तय कर दिया। वहीं पूजा के पिता भूपराम ने भी बेटी की शादी मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव धनेली में पक्की कर दी। इससे पूजा को अपने अरमान और ख्वाब बिखरते नजर आए। वो राकेश पर गांव छोड़कर भागने का दबाव बनाने लगी, लेकिन राकेश इसके लिए तैयार नहीं था। इस पर पूजा ने उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भिजवाने की धमकी दी, तो उसे पूजा की बात माननी पड़ी। 20 अप्रैल 2014 को पूजा की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही 19 अप्रैल को वो राकेश के साथ गांव से भाग गई। राकेश पूजा को लेकर अपने मामा ओम प्रकाश के घर जा पहुंचा, जो बरेली के थाना देवरनिया क्षेत्र के गांव जमुनिया में रहते थे। वहीं पर दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के बाद की जिंदगी की अच्छी शुरुआत के लिए पैसों की जरूरत थी। पूजा ने इसके लिए पहले से ही एक योजना बना रखी थी। उसने अपनी योजना राकेश को बताई तो उसे पूजा की योजना अच्छी लगी। उसने पूजा से वादा किया कि वो इस योजना में उसका हर तरह से साथ निभाएगा। सुनील रस्तोगी बरेली स्थित फतेहगंज के माली मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके मकान के निचले तल पर उसकी ज्वेलरी शॉप थी। अच्छी जगह दुकान होने की वजह से ग्राहक भी खूब आते थे। ज्वेलरी बेचने के अलावा सुनील गिरवी गांठ का भी काम करता था। उसके यहाँ आने वाले ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। सुनील के परिवार में उसकी पत्नी सीमा, एक बेटा सौरभ और 2 बेटियां वर्षा और दीपिका थी। उन्होंने बेटियों के विवाह कर दिए थे। 4 साल पहले सौरभ का विवाह भी शैली से हो गया था। उन दिनों सौरभ पिता के साथ दुकान पर बैठता था। 2 साल पहले सौरभ की मां का देहांत हो गया, तो कुछ ही महीने बाद सौरभ के पिता सुनील ने दूसरा विवाह करने की ठान ली। इस विवाह का सौरभ और शैली के अलावा अन्य घर वालों ने भी काफी विरोध किया, लेकिन सुनील नहीं माने। उन्होंने अखबारों में विवाह हेतु विज्ञापन दे दिया। जल्द ही मिर्जापुर जनपद से उनके लिए एक विधवा महिला का रिश्ता आ गया। उसका एक बच्चा भी था। तमाम विरोधों के बाद सुनील ने विवाह कर लिया और घर से अलग होकर उस महिला के साथ बरेली के कूचा मोहल्ले में रहने लगे। पिता के बरेली जाने के बाद दुकान की पूरी जिम्मेदारी सौरभ पर आ गई। कह सकते हैं कि वो दुकान उसी की हो गई। पूजा की दूर के रिश्ते की एक नानी थी, जो सौरभ की दुकान पर अक्सर खरीदारी करने जाती रहती थी। वो चूंकि काफी पुरानी ग्राहक थी, इसलिए सौरभ उसका खास ख्याल रखता था। एक बार पूजा भी अपनी नानी के साथ सौरभ की दुकान पर गई। नानी ने उसका परिचय सौरभ से कराकर कहा कि कभी ये कुछ खरीदने आए तो उसे उचित दाम पर ही देना। पहली ही मुलाकात में सौरभ पूजा के दिमाग में चढ़ गया। वो अक्सर उसकी दुकान पर जाने लगी। एक दिन वो शाम के वक्त सौरभ की दुकान पर पहुंची तो वो दुकान बंद कर रहा था। सौरभ उसे ऊपर अपने मकान में ले गया और अपनी पत्नी शैली से मिलवाया। बेडरूम में बिठाकर उसने शैली से अपनी ज्वेलरी पूजा को दिखाने को कहा, जो उसने हाल ही में बनवाई थी। दरअसल सौरभ सोच रहा था कि शैली की ज्वेलरी देखकर शायद पूजा को डिजाइन पसंद आ जाए और वो वैसे ही डिजाइन की ज्वेलरी बनवाने का मन बना ले। शैली एक अजनबी लड़की के सामने अपनी अलमारी खोलकर ज्वेलरी नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन सौरभ के कहने पर उसे बात माननी पड़ी। शैली की ज्वेलरी देखकर पूजा की आंखें चुंधिया गई। ज्वेलरी के वजन और कीमत की सोचकर उसके मन में लालच आ गया। उस दिन पूजा वहां से वापस तो लौट आई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही ज्वेलरी नाचती रही। इसके बाद उसने सौरभ से मुलाकातें बढ़ा दी। मुलाकातें बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद दोनों की बातें होने लगी। पूजा को अपनी तरफ खींचता देख सौरभ खुश था। उसका भी मन बहक गया। धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि सौरभ अपने नौकर विनोद को भेजकर पूजा का मोबाइल भी रिचार्ज कराने लगा।
राकेश के साथ भागने और शादी करने के बाद जब अच्छी जिंदगी के लिए पैसे की जरूरत महसूस हुई तो पूजा ने राकेश के साथ मिलकर सौरभ को लूटने की योजना बना ली। इसके लिए उसने मर्दों की कमजोरी वाला रास्ता अख्तियार किया। वो सौरभ से खुलकर प्रेम भरी बातें करने लगी। एक साथ तन्हा समय बिताने की बात हुई तो सौरभ ने मौके की तलाश शुरू कर दी। सौरभ की पत्नी शैली की बच्चेदानी पर कुछ चर्बी थी, जिस वजह से गर्भ नहीं ठहर पा रहा था। उसका इलाज नोएडा के नीलकंठ अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर गर्भाशय की चर्बी ऑपरेशन के जरिए हटाने की बात कह रहे थे। शैली को उसी ऑपरेशन के लिए नोएडा जाना था। सौरभ को पूजा से एकांत में मिलने के लिए ये सही मौका लगा। इसके लिए उसे ऐसा इंतजाम करना था कि उसे शैली के साथ ना जाना पड़े। इसके लिए उसने काम का बहाना बनाकर शैली को अपने नौकर जंग बहादुर की पत्नी के साथ नोएडा जाने के लिए मना लिया। 25 अप्रैल को शैली के जाने की योजना बन गई। सौरभ ने पूजा को फोन करके उससे घर पर मिलने की बात भी बता दी, लेकिन ऐन वक्त पर किसी वजह से उस दिन शैली का जाना स्थगित हो गया। इस वजह से उस दिन सौरभ और पूजा नहीं मिल पाए। 2 मई को सुबह सौरभ शैली को नौकर की पत्नी के साथ लेकर बरेली जंक्शन गया और 6:30 बजे दिल्ली जाने वाली आला हजरत एक्सप्रेस से उसे दिल्ली भेज दिया। वहां से उसे नोएडा जाना था। पत्नी को भेजने के बाद सौरभ ने 8 बजे सुबह फोन करके पूजा को मिलने के लिए बुला लिया। उस दिन शुक्रवार था और शुक्रवार को मार्केट की साप्ताहिकी छुट्टी रहती थी, इसलिए उस दिन दुकान खोलने की भी मजबूरी नहीं थी। प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी सौरभ को नानी की मौत का समाचार मिला। मजबूरी थी, इसलिए ना चाहते हुए उसे बेमन से कचरा जाना पड़ा, जहां उसकी नानी का अंतिम संस्कार होना था। वहां पर भी पूजा ने उसे 3-4 बार फोन किए। पूजा से एकांत में मिलने की तमन्ना सौरभ के सिर चढ़कर बोल रही थी। अंतिम संस्कार के बाद जब वो जाने लगा तो घर वालों और रिश्तेदारों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। शाम लगभग 6:30 बजे तक वो अपने घर पहुंच गया। उसने घर पहुंचने की खबर पूजा को दे दी। इसके बाद पूजा राकेश के साथ बाइक पर बैठकर सौरभ के घर के लिए चल दी। बाइक राकेश के मामा ओम प्रकाश की थी। रात 8 बजे वो सौरभ के मकान से कुछ दूरी पर उतर गई और सौरभ के घर की तरफ चल दी। राकेश वहीं मार्केट में घूमने लगा। इसी बीच उसने शराब पी और वहीं पास के एक बैंकेट हॉल में हो रही शादी में जाकर खाना खाया। नशे की हालत में उसने बाइक एक स्थानीय पत्रकार अनवर खान की बाइक से भिड़ा दी। इस बात में दोनों पर काफी बहस हुई। राकेश अपनी बाइक वहीं खड़ी करके वहां से चला गया। पत्रकार अनवर खान ने फतेहगंज थाने को सूचना दी, जिसके बाद थाने से सिपाही वहां पहुंचे और राकेश की क्षतिग्रस्त बाइक को उठाकर ले गए। दूसरी ओर पूजा सौरभ के घर पहुंची तो सौरभ ने खुद आकर शटर खोला और उसे अपने साथ दूसरी मंजिल पर बने अपने बेडरूम में ले गया। कुछ देर दोनों के बीच बातें होती रही। फिर सौरभ 2 गिलास और फ्रिज से फ्रूटी की बोतल निकाल कर ले आया। उसने फ्रूटी मेज पर रख दी। पूजा फ्रूटी की बोतल को उठाकर दोनों गिलासों में पलटने लगी। इसी बीच सौरभ टॉप फ्लोर पर टॉयलेट चला गया। पूजा ने मौके का फायदा उठाकर अपने पर्स में रखी नशे की गोलियां सौरभ के गिलास में डालकर मिला दी। जब सौरभ टॉयलेट से वापस आया तो पूजा ने एक गिलास उसे देकर दूसरा गिलास अपने होठों से लगा लिया और सिप करने लगी। सौरभ फ्रूटी पीते हुए टीवी खोलकर उस पर प्रोग्राम सेट करने लगा। करीब 20 मिनट बाद सौरभ बेहोश होकर बेड पर लुढ़क गया। सौरभ के बेहोश होते ही पूजा ने राकेश को फोन करके आने को कह दिया। लगभग 11 बजे राकेश आया तो पूजा उसे शटर उठाकर अंदर ले आई। आने के बाद राकेश सौरभ को होश में लाने की कोशिश करने लगा। वो होश में आया तो राकेश ने 315 बोर का तमंचा तानकर सौरभ को पेट के बल लेटने की हिदायत दी। डरकर सौरभ पेट के बल लेट गया। पूजा ने सौरभ के हाथ पीठ की तरफ लाकर अपने दुपट्टे से बांध दिए। साथ ही उसने सौरभ के पैर भी उसकी शर्ट से बांध दिए। इसके बाद राकेश ने अलमारी की चाबी मांगी तो सौरभ ने देने से इनकार कर दिया। इस पर राकेश ने उसे डराने के लिए तमंचे से एक हवाई फायर किया। उसने एक बार फिर चाबी मांगी, लेकिन सौरभ ने चाबी देने से फिर मना कर दिया। इस पर राकेश को गुस्सा आ गया और उसने सौरभ की कनपट्टी पर तमंचे की नाल रखकर गोली मार दी, जो कि गर्दन के पार होते हुए बाहर निकल गई। सौरभ ने उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ पैर बंधे होने के कारण वो गिर गया, जिससे मेज पर रखा फ्रूटी का गिलास टूट गया। उसी गिलास के टूटे कांच से राकेश ने सौरभ की गर्दन काटी। उसके बाद उसने बेल्ट से उसका गला कस दिया, जिससे सौरभ की मौत हो गई। सौरभ को मौत के घाट उतारकर राकेश और पूजा ने अलमारी का लॉक तोड़ा
और उसके अंदर बनी छोटी तिजोरी का लॉक भी तोड़कर उसमें रखी 650 ग्राम ज्वेलरी और लगभग 4000 रुपए निकाल लिए। ये सब करते करते रात का 1 बज गया था। काम हो गया तो दोनों वहां से निकल आए। राकेश ने बाहर आकर अपनी बाइक ढूंढी, लेकिन बाइक नहीं मिली। बाइक सिपाही थाने ले गए थे। राकेश ने बैंकेट हॉल के बाहर खड़ी एक बाइक में अपनी चाबी लगाई तो वो स्टार्ट हो गई। उसी बाइक पर बैठकर दोनों वहां से निकल गए। राकेश के बहन बहनोई बरेली के भोजीपुरा थाने के चौपारा गांव में रहते थे। राकेश पूजा को साथ लेकर 3 बजे अपनी बहन के घर पहुंच गया। 2 दिन वो वहीं रुके। इसी बीच राकेश ने अपने घर जाकर लूटी गई ज्वेलरी और रुपए भैंसों के बाड़े में चारा रखने वाली नांद के नीचे जमीन में छिपा दिए। लूट का माल ठिकाने लगाकर वो अपनी बहन के घर आ गया। फिर 5 मई को दोनों नैनीताल चले गए। 7 मई को दोनों वापस बरेली आए। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन से वे बाहर आकर खड़े हुए ही थे कि फतेहगंज थाने के इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राकेश की निशानदेही पर चुराए गए 650 ग्राम ज्वेलरी और 4000 रुपए भी बरामद कर लिए। हत्या में प्रयुक्त बाइक पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी। आवश्यक लिखा पढ़ी के बाद दोनों को सीजीएम की अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पूजा और राकेश गंगवार एक दूसरे को प्यार करते थे, ये गलत नहीं था। दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, इसमें भी गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अपने प्यार को मंजिल देने के लिए जब वे गुनाह के रास्ते पर उतर गए तो अंजाम बुरा होना ही था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।